हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। आज क्या बात करने वाले हैं भाई अपन? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूला रिवीजन। बहुत ही बेहतरीन और आसान सेगमेंट है किसका? 12th फिजिक्स का। क्या मॉडर्न फिजिक्स हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता हो, पर आज के बाद आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सारे फॉर्मूले आपको याद करवा दिए जाएंगे यहीं पर। सारे फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं भाई, पहली बात। सारे फॉर्मूले में रट के नहीं जाने होते हैं सर। कुछ फॉर्मूले जो 10-10 सेकंड के अंदर डिराइव हो जाते हैं, उनको हमें रट के थोड़ी जाना होता है, उनको तो बस हम पढ़ के जाते हैं सर। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन को करने में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया और आप मान लो फॉर्मूला रट के गए और फॉर्मूला एज इट इज है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फॉर्मूला सिखाया जाता है आपको, कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल वाला। रदरफोर्ड मॉडल के आगे बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट से जो फॉर्मूला निकालते हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का, बहुत सारे फॉर्मूले निकालते हो कि नहीं निकालते हो? अब सारे फॉर्मूले रट के थोड़ी जाने हैं सर। तो कुछ फॉर्मूले वहीं पर अगर 10 सेकंड में डिराइव हो जाते हैं तो फिर हम उनको रट के नहीं जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जानी है किसमें? मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूला रिवीजन वाले इस लेक्चर के अंदर। वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आइए बात करते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, और आपका एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करे भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। हम क्या मॉडर्न फिजिक्स पे, मॉडर्न फिजिक्स की इंपोर्टेंस क्या है सर? इंपोर्टेंस तो बता दो सर, मॉडर्न फिजिक्स की इंपोर्टेंस क्या है, कितना वेटेज रखता है हमारे आने वाले एग्जाम में। तो मैं आपसे अगर एक बात कहूं, मॉडर्न फिजिक्स से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं सर? मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम बात कर ले ड्यूअल नेचर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा चैप्टर आता है हमारा कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और चौथा चैप्टर हम सेमीकंडक्टर की बात कर सकते हैं सर। बड़े आसान और प्यारे प्यारे सिंपल चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर आप 11th में भी पढ़ के आते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स आप केमिस्ट्री के अंदर 11th में पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हो यार केमिस्ट्री के अंदर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, 1 बाय 1 एक एक सेक्शन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में क्या? रेडिएशन प्रेशर। फॉर्मूला रिवीजन है पूरा का पूरा बेटा, एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह आप यूज कर सकते हो इसको। आइए बात करते हैं क्या? रेडिएशन प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? रेडिएशन प्रेशर। अब आप कहोगे कि सर ये रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुने। रेडिएशन प्रेशर देखिए क्या होता है। रेडिएशन प्रेशर देखो क्या होता है। अगर मान लो कि किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस पर फोर्स लगाती है, हाँ, और जब फोर्स लगाएगी तो फिर क्या होगा भाई? वो उस पे क्या लगाएगी? प्रेशर भी लगाएगी सर यूनिट एरिया पर, तो उसे ही रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। सर लाइट कैसे फोर्स लगा सकती है सर? मैंने कहा लाइट के साथ तो बेटा फोटोन आते हैं। अरे कौन आते हैं? फोटोन आते हैं सर। अरे लाइट पार्टिकल है कि सर वेव है? मैंने कहा दोनों है। लाइट वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर? मैंने कहा दोनों है। और सच्चाई बताए तो आज तक जिंदगी में किसी को नहीं पता कि लाइट क्या है। अरे इसी पे तो रिसर्च चल रहा है। नाम मॉडर्न है पर मॉडर्न जैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि उस टाइम पे यही मॉडर्न हुआ करता था, इसलिए इसको मॉडर्न के नाम से जाना गया। एकदम मजे के साथ पढ़िए, डोंट वरी, एकदम सारे फॉर्मूले आपको यहीं पे याद करवा दिए जाएंगे। तो सर फिर कैसे करें चर्चा इन पे? मैंने कहा जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर, क्या डी ब्रोगली, बोहर नहीं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साहब ने एक हाइपोथेसिस दी, किसके लिए? लाइट के लिए। उन्होंने कहा कि जो मोमेंटम होता है किसका? फोटोन का। फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। भाई मोमेंटम क्या होता है भाई? एक बात बताओ मेरे को। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम तो होता है सर P बराबर mv। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा कि ये मोमेंटम होता है सर h बाई लेमड़ा के बराबर। ओहो, तो मोमेंटम तो सर पार्टिकल के पास होता है। हाँ, मोमेंटम तो किसके पास होता है? पार्टिकल के पास। और इन्होंने उसको इक्वेट कर दिया h बाई लेमड़ा से। मैंने कहा यार अगर इन्होंने h बाई लेमड़ा से अगर इक्वेट किया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई। इधर तो ये बोल रहे हैं कि यार मोमेंटम है, इसका मतलब ये पार्टिकल है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और इधर बोल रहे हैं कि यार ये तो वेव है, क्योंकि लेमड़ा किसके पास होता है? वेव के पास। वेवलेंथ किससे एसोसिएट है? वेव से एसोसिएट है। तो इन्होंने पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से एसोसिएट कर दिया, और इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या होता है? h बाई लेमड़ा होता है भाई। अरे क्या होता है? h बाई लेमड़ा होता है भाई मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी चीजें एकदम
अब हमने सबने मान लिया, इन्होंने बहुत सारी चीजें क्या करे एक्सप्लेन करी और हमने मान लिया कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इतना होता है, h बाई लैम्बडा होता है। ठीक है भाई, फिर फोटोन के बारे में और भी चीजें हमें याद रखनी है क्या सर? मैंने कहा फोटोन क्या होता है, मासलेस होता है कि मास होता है? अरे ये क्या बात हो गई, फोटोन के पास क्या मास होता है? कि हाँ सर फोटोन के पास तो मास होता है। मैंने कहा कैसे? कि सर देखो यहाँ पे P है, यहाँ mv डाल दो, यहाँ से मास निकाल दो। मैंने कहा गलत है, फोटोन के रेस्ट मास क्या माना गया है? जीरो। रेस्ट मास, अगर फोटोन रेस्ट पे है तो उसके मास को क्या माना? जीरो। और चलते हुए फोटोन के मास पे कोई चर्चा नहीं है। तो आज के बाद अगर जीवन में कोई पूछे कि फोटोन का मास क्या है, कोई चर्चा नहीं करनी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे mv डाल के आप फोटोन का मास निकाल दो। क्या कहानी क्लियर है? सर डालते तो है, मैंने कहा वो मैटर वेव होती है बेटा। डी ब्रोगली साहब की दो पोस्टुलेट हैं, एक फोटोन के लिए है, एक मैटर वेव के लिए। कोई पार्टिकल चलता है हाँ तो वो क्या बनाता है? मैटर वेव बनाता है। उसके लिए पोस्टुलेट अलग है, यहाँ पे अलग है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सर एच क्या है। एच प्लांक कांस्टेंट है भाई। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। चलते चले धीरे धीरे अपन बात करते रहेंगे। 6.62 इंटू 10 की पावर -34, हाँ कि ना? वेवलेंथ जानते ही हो, लेमड़ा गिवन होगा आपको। ठीक है सर, फोटोन के पास चार्ज होता है क्या सर? मैंने कहा न्यूट्रल होता है। जब फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर। सर एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है? हाँ भाई बोलते चले साथ साथ मेरे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चलते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है सर? एनर्जी ऑफ फोटोन कौन बताएगा भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कौन बताएगा? सर एक फोटोन का एनर्जी होता है E बराबर hf, या सर आप बोल सकते हो hc बाई लैम्बडा। मैंने कहा यार ये तो सबको ही पता होता है, E बराबर hf या E बराबर hc बाई लैम्बडा तो सबको ही पता है। फिर हमें क्या आना चाहिए? मैंने कहा हमें कुछ अलग आना चाहिए। क्या भाई? कि सर देखिए एक बात बताइए, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है? मैंने कहा हाँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है सर? मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का यूनिट। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का क्या दे दे, पोटेंशियल दे दे, तो उसका जो एनर्जी आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा। ओहो, फिर क्या किया जाए सर? मैंने कहा इसमें वैल्यू डाले भाई। क्या आप H की वैल्यू जानते हो? हाँ। क्या आप C की वैल्यू जानते हो? हाँ। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा जूल में। पर अगर उसको आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एनर्जी का फॉर्मूला बना देंगे हम 12400 अपॉन लैम्बडा, ये आता है बेटा एंगस्ट्रम में, और इसका यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई बालक अगर समझने में उसको परेशानी हो रही है तो मेरी बात ध्यान से सुने। लैम्बडा आपको दिया होगा एंगस्ट्रम में। आपसे कहा जाए कि 4000 एंगस्ट्रम की एक वेवलेंथ अगर आती है तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो लैम्बडा की वैल्यू 4000 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर मिलेगा। सर नैनोमीटर में हो तो क्या करेंगे? नैनोमीटर में होगा तो बेटा ये करेंगे, E बराबर क्या बोलेंगे 1240 अपॉन लैम्बडा नैनोमीटर में सर। अरे किस में? नैनोमीटर में। और यूनिट क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको यही याद रखना है। एक एक पॉइंट जितने भी बता रहा हूं सब गोल्डन पॉइंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो बने रहिए और याद करते रहिए। क्या E बराबर क्या 12400 मन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम, और 1240 है बेटा, 1290 नहीं है। अगर किसी को 90 दिख जाए तो 1240 अपॉन लैम्बडा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है सर, एनर्जी ऑफ वन फोटोन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, छोटी छोटी बातों के साथ ही हम आगे बढ़ते चलते हैं। सर इंटेंसिटी पे क्या कहना चाहोगे? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है भाई? बोलेंगे भाई सब। इंटेंसिटी होता है सर, इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। यानी कि सर आप बोल सकते हो पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो सर। मैंने कहा हाँ, पर इसी से हमारा काम चल जाएगा कि यूनिट एरिया में यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है वही इंटेंसिटी है। अच्छा सर, अब हमसे कोई ये कह दे कि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पर गिरने वाले फोटोनों का नंबर कितना होगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने फोटोन फॉल हो रहे हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो लाइट ऐसे आ रही है, कितनी आई इंटेंसिटी की आ रही है सर? वेवलेंथ लैम्बडा है सर, आई इंटेंसिटी है, वेवलेंथ लैम्बडा है सर। और ये किस पर गिर रही है सर? ये एरिया पर गिर रही है।
किस पर गिर रही है? ए एरिया पर। ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होना है सर? मैंने कहा नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, देखिए यहां से एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन है। फॉर्मूला बेस अपन बात करने वाले हैं, फॉर्मूला बेस ही बात करते हैं, चीजें आपको समझ में भी आएगी। नंबर ऑफ फोटोन, तो यहां पर इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। अगर मेरे से कोई कह दे कि n/t की वैल्यू क्या होगी, एरिया तो बेटा कितना है इसका? a है। n/t की वैल्यू होगी सर IA लैम्बडा अपॉन CH। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड का फॉर्मूला कितना है? IA लैम्बडा अपॉन CH। ट्रिक क्या कहती है बेटा? ये कहती हैं कि IA लैम्बडा नीचे क्यूट है। IA लैम्बडा नीचे क्यूट है। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, कितने फोटोन फॉल हो रहे हैं? जब फोटोन फॉल होंगे तो उसको बुलाने का तरीका है IA लैम्बडा नीचे क्या है? क्यूट है। IA लैम्बडा, ट्रिक आप याद रख सकते हो, IA लैम्बडा नीचे क्यूट है। ठीक है भाई, IA लैम्बडा नीचे क्यूट है, नीचे क्यूट है तो हर कोई आएगा। ठीक है भाई, याद हो गया है? हाँ सर, ये नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड है। एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड का। कोई बल्ब दे दे आपको P पावर का, कोई बल्ब दे दे आपको किसका? P पावर का। वेवलेंथ उसका लैम्बडा है। P क्या है बेटा? पावर है। हाँ, ये वेवलेंथ है, वेव लेंथ है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? नंबर ऑफ फॉलिंग पर सेकंड को मैं क्या लिखता था? IA लैम्बडा नीचे क्यूट है। आया ही नहीं है? आया है सर। अरे सर, मैं इंटेंसिटी को ये लिख सकता हूं क्या? पावर अपॉन एरिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो यार। चलते चले भाई, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि तभी तो सारे फॉर्मूले लिख पाएंगे ना, हाँ कि ना? तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड का फॉर्मूला तो ये था सर। अब देखो सर, हमें तो P पावर और वेवलेंथ के फॉर्म में चाहिए ना। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। तो P/A इंटू A, ये लैम्बडा अपॉन कितना? CH। ये गया सर। जब आप C और H की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला आएगा 5 × 10⁻24 इंटू, अरे बोलेंगे भाई P इंटू लैम्बडा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये 5 × 10⁻24 P इंटू लैम्बडा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या निकाला है ये? नंबर ऑफ फोटोन, किसी बल्ब से कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड में, उसका फॉर्मूला है सर। बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट के अंदर अपन। अगला है सर कि अगर किसी सरफेस पर लाइट आती है, हाँ, तो उसके हमेशा 3 टुकड़े होते हैं। कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। हाँ सर, जब किसी सरफेस पर लाइट आती है, ये लाइट आई इंसिडेंट लाइट E, तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया है। तो यहां पर 3 चीजें डिफाइन करी जाती थी, क्या? रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर। R छोटा प्लस A प्लस T बराबर कितना बेटा? 1। अरे क्या तुम्हें याद है? रानी, अनीता, टीना तीनों एक है। रानी, अनीता, टीना तीनों एक है। रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर तीनों क्या है बेटा? एक है। तीनों क्या है? एक है सर। ठीक है सर। फिर क्या करें? मैंने कहा अब ही तो बात होगी, अब ही तो बात होगी। अब क्या बात होगी सर? मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि ट्रांसमिशन नहीं होता, या तो आती हैं तो चली जाती हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर कोई आएगी तो टकरा के लौट जाएगी या फिर पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि T की वैल्यू 0 है सर। R है, A है, बराबर 1 है। रानी है, अनीता है, टीना चली गई है। R प्लस A बराबर क्या है? 1 है। ओके सर, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई हमें। रिफ्लेक्टिंग पावर है, एब्जॉर्टिव पावर है, उनका सम क्या होता है? 1 होता है। अब बात करते हैं सर रेडिएशन प्रेशर पर। किस पर बात करते हैं भाई? रेडिएशन प्रेशर पर सर। रेडिएशन प्रेशर का एक ही फॉर्मूला आपका कमाल कर देगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा लाइट ऐसे आती है। क्या बात है सर, लाइट ऐसे आती है
लाइट नहीं सर, फोटोन है। मैंने कहा हाँ, जो भी तुम बोलना चाहो। वर्टिकल से एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। एंगल वर्टिकल से थीटा है, इंटेंसिटी आई है सर, एरिया ए है सर। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड नहीं पूछा है, रेडिएशन प्रेशर पूछा है। क्या पूछा है? रेडिएशन प्रेशर। तो मेरा बच्चा याद रखेगा क्या? आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का आर। ये क्या बात हुई सर? मैंने कहा एक्चुअली क्या है कि आपसे कोई कहे कि R बराबर रिफ्लेक्टिंग पावर कितनी है, R है, और A बराबर कितना है, 1 माइनस R है। तो ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है? ये वाला। अच्छा सर, हमें रिफ्लेक्टिंग पावर दे रखा है। हाँ सर, और कितने एंगल पे गिर रही है? मैंने कहा थीटा एंगल पे। तो फॉर्मूला यही याद रखना है सर। वर्टिकल गिरती है, मैंने कहा कैसे भी गिरे यही याद रखना है आपको। तो सब जगह में फॉर्मूला लगा के बता दूं, सारे केस बना के बता दूं। इस एक फॉर्मूले से रेडिएशन प्रेशर का सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख के इसको डिराइव करा के आपको कम से कम एक लेक्चर लिया होगा टीचर ने, तब जाके ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको डेरिवेशन के थ्रू समझ आया होगा। पर अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो अप्लाई करना कैसे है, तो ये देखिए भाई, मैं कुछ एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके लिए। मैं आपके लिए एग्जांपल भी सेट कर सकता हूं। क्या बात है? मैंने कहा बिल्कुल। बताएं भाई थीटा कितना है सर? R बराबर 0 है। R बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? A बराबर 1 है सर। A बराबर क्या है? 1 है। मतलब जो आती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं सर। एब्जॉर्ब हो जाती है, सीधी गिरती है तो पावर आगे। पावर नहीं सर, प्रेशर है। क्या करते हो? मैंने कहा I बाई सी है, कॉस स्क्वायर 0 1 प्लस 0, तो प्रेशर आया बेटा I बाई सी, रेडिएशन प्रेशर I बाई सी। इसी में अगर दूसरा केस में बोलता कि R बराबर 1 है, A बराबर 0 है, आती है टकरा के चली जाती हैं सर, आती है टकरा के चली जाती हैं। तो सर देखो P बराबर I बाई सी कॉस स्क्वायर 0 1 प्लस 1, सर यही पढ़ा था क्या? 2I बाई सी। अरे बोलो भाई, जो फुली रिफ्लेक्टेड सरफेस पे कोई फोटोन गिरते हैं तो कितना प्रेशर लगाते हैं? सीधा गिरते हैं तो 2I बाई सी लगाते हैं। किसी थीटा पे गिराएगा क्या? तब भी कर लेगा, हाँ कि ना? सर हमें तो ये बताओ, R नहीं दिया हो, एब्जॉर्बिंग पावर दे रखी हो, हाँ, तो इस फॉर्मूले को बना देंगे भाई हम। इतनों को बनाया है, फॉर्मूले को बनाने में क्या है? क्या कहते हो यार? I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 1 प्लस प्लस 1 माइनस ए। हाँ, तो 2 माइनस ए कर दो ना सर। हाँ, अगर A बराबर 0 है तब भी तो लग रहा है, हाँ कि ना? तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हो सर। R दिया हो, A दिया हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है कैसी भी? अरे हाँ कि ना? क्या रेडिएशन प्रेशर की बात समझ आ गई है? अभी तक जितनी भी बात मैंने आपको सिखाई है, अभी तक जितनी भी बात मैंने आपको सिखाई है वो किसके लिए सिखाई है? फ्लैट सरफेस के लिए। सर स्फेरिकल सरफेस हो, उसमें फोर्स पूछा जाता है। अरे बच्चा क्या पूछा जाता है? सर उसमें फोर्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा? फोर्स पूछा जाता है सर। तो आइए बात करते हैं स्फेरिकल सरफेस में। मान लो कि कोई स्फेरिकल सरफेस है, हाँ, ध्यान से सुनते चले और सीखते चले। स्फेरिकल सरफेस, अगर मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस में क्या आ रहे हैं? फोटोन गिर रहे हैं सर। R रेडियस का स्फीयर है, ऐसे फोटोन गिर रहे हैं। कितनी इंटेंसिटी के हैं भाई? I इंटेंसिटी के हैं सर। ठीक है सर, I इंटेंसिटी के फोटोन हैं। अब हमसे ये कहा जाए कि बताओ, पहले तो केस बता दो, R बराबर 1 है, A बराबर 1 है, R बराबर 0 है, A बराबर 0 है। अरे बोलो क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। कैसा भी केस हो, रिफ्लेक्टिंग पावर 0, एब्जॉर्बिंग पावर 0 या दोनों 0 नहीं हो, आंसर एक ही है, जो फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला सिंपल है, I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है सर? मैंने कहा बड़ा आसान है, I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अगर इस स्फीयर को चपटा कर लो तो क्या डिस्क बन जाएगा? हाँ, इस स्फीयर को मान लो कि आपको चपटा करके कैसे स्फीयर बनाए सर? मैंने कहा प्रोजेक्टेड का मतलब है कि अगर ऊपर से लाइट डालो तो नीचे जो प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या एक डिस्क बनेगा, हाँ वही एरिया है।
क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो इसका एरिया आएगा ना वो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, वो जो डिस्क का एरिया होगा ना उसके बराबर आएगा। तो फोर्स आ गया सर I/c इंटू पाई आर स्क्वायर, आया ही नहीं है। एक और कर लीजिए इसी के साथ आप धीरे धीरे। क्या मैंने कहा ऐसे एक सिलेंडर होता, ऐसे एक सिलेंडर होता। बेहतरीन कहानी है, पूरी की पूरी बेहतरीन कहानी है। चलते चले भाई, मैं तो एग्जाम्पल भी सेट कर रहा हूं आपके लिए। हाँ सर, ये लेंथ L है, रेडियस R है, इंटेंसिटी I है, बताओ फोर्स कितना होगा सर? I/c। केस मैंने कहा कोई सा भी हो, सेम फॉर्मूला सब जगह, इनटू प्रोजेक्टेड। मैंने कहा चपटा कर लो, क्या बनेगा सर? रेक्टेंगल बनेगा, और यही बनेगा ना। तो L इंटू 2R सर, L इंटू 2R। चलो भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे अपन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किस में बात करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे तैयार होने चाहिए? मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले फॉर्मूला आपका आना चाहिए वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला किसको नहीं आता भाई? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है क्या सर? hc/λ0 और hf0। hc/λ0 या hf0 हम बोल सकते हैं सर। λ0 एंड f0 आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। अरे हाँ कि ना? आप चाहो तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो 12400 अपॉन λ0 एंगस्ट्रम में, या फिर 12400 अपॉन 1240 सॉरी 1240 अपॉन लैम्बडा नैनोमीटर में बेटा। अरे हाँ कि ना? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये फाई आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ गया सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। फिर इसके बाद बात होती है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 या 3 ही फॉर्मूले। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगला फॉर्मूला है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन साहब की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी सरफेस पर एनर्जी गिरती है, ई एनर्जी के फोटोन गिरते हैं, ठीक है भाई, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आता है, तो वर्क फंक्शन फिर काइनेटिक एनर्जी लेके उड़ जाता है। तो ई बराबर 5 प्लस के ई मैक्स। ई बराबर क्या? 5 प्लस के ई मैक्स। इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? बोले भाई, इसी में आगे चर्चा करते हैं वन। इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी HF बराबर HF0 प्लस के ई मैक्स। हाँ सर, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, देखते रहें देखते रहें देखते रहें। इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं सर? HF बराबर HF0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। सर लिखते रहें भाई। और बताओ सर, मैंने कहा hc/λ इक्वल टू hc/λ0 प्लस हाफ mv स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। फिर और क्या लिखेंगे सर? अरे मैंने कहा देखते चलो। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 12400 लैम्बडा एंगस्ट्रम में। हाँ सर, इक्वल टू 12 लैम्बडा नॉट एंगस्ट्रम में प्लस क्या? के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर तो सबको ही आता है। हाँ सर, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला? अरे बोलेंगे भाई, क्या ये भी होता है क्या सर? मैंने कहा EV0। हाँ सर, ये भी होता है। V0 क्या होता है भाई? V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। V0 क्या होता है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है भाई। V0 क्या होता है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अच्छा, जब V0 का फॉर्मूला निकालना हो तो सर क्या करेंगे? मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुने बस, और कुछ नहीं करना। ये लैम्बडा एंगस्ट्रम में है, इक्वल टू क्या? 12400 अपॉन लैम्बडा नॉट एंगस्ट्रम में। लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सर, प्लस का क्या? EV0। मैंने कहा क्या इन सबका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है सर। ये यूनिट है बेटा, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। अरे क्या है? यूनिट है सर। मैंने कहा इसे डिवाइड कर दो तो V0 का फॉर्मूला आ जाएगा सर। क्या आया भाई? 12400 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रम में माइनस 12400 अपॉन लैम्बडा नॉट एंगस्ट्रम में। आया ही नहीं है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दो वेवलेंथ दे रखी होगी, इंसिडेंट वेवलेंथ दे रखी होगी एनर्जी की, और आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दे रखी होगी। वैल्यू डालोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। इन फॉर्मूला में ग्राफ भी पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी और ये वाला, यह पे ग्राफ पूछा जाता है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच, अरे किसी के बीच में भी पूछे तुम्हें आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सारे क्वेश्चन जिनमें भी कैलकुलेशन करवाई जाती है वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पक्का सोच लो, समझ लो, देख लो, पक्का है एकदम जबरदस्त तरीके से। अरे क्या बात है। अब क्या किया जाए भाई, अब आगे बढ़ते हैं सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी तो इतनी से इतने ही फॉर्मूले होते हैं। अब बड़े सर आगे, मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब बात होगी सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसमें बात होगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी हम सीखते हैं और फॉर्मूला सीखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेहतरीन कहानी, बेहतरीन बातें, बेहतरीन फॉर्मूले सारी कहानी के। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन आया? डाल्टन मॉडल, फिर जे थॉमसन मॉडल, फिर कौन आया सर? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और फिर आता है सर कौन सा? मैंने कहा फिर आता है हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल। वैसे अगर देखी जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी कहां से स्टार्ट होती है सर? सर कहानी स्टार्ट होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बोर एटॉमिक मॉडल से, पर हम फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो क्या, मैंने कहा रदरफोर्ड से स्टार्ट करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्मूलाज को। देखिए भाई, आइए बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। सबसे पहले बात करें कि यार ये हमारा न्यूक्लियस था, हाँ, यहां से अल्फा पार्टिकल आते थे, ठीक है सर। क्या आते थे? अल्फा पार्टिकल आते थे। अल्फा पार्टिकल जब आता था तो वो कितनी एनर्जी लेकर आता था? काइनेटिक एनर्जी लेकर आता था, और न्यूक्लियस के पास जस्ट पास आके रुक जाता था, लौट कर आ जाता वापस। तो ये इसको अप्रोच डिस्टेंस बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते थे? मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन करते थे यार। क्या? जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि के जेड ई इंटू इसका चार्ज कितना होता था? 2E/r²। तो यहां से आप मिनिमम अप्रोच निकाल सकते हो या अप्रोचिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो, आ कि ना? क्या मैंने कुछ अलग किया? कुछ नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया सर। फिर बात करते हैं आगे की, बोर एटॉमिक मॉडल से क्या कहानी होगी सर? मैंने कहा कहानी यहीं से चलती है, बोर एटॉमिक मॉडल से ही सारी कहानी चलेगी। और बिल्कुल ध्यान से सीखना, एक एक फॉर्मूला आपको, बोर एटॉमिक मॉडल के सारे फॉर्मूले नहीं रटने होते हैं। फिर क्या रटना होता है? मैंने कहा मैं सिखाता हूं अभी बेटा। बोर एटॉमिक मॉडल के दो पोस्टुलेट आपको याद रखने होते हैं। कौन कौन से पोस्टुलेट? मैंने कहा जो न्यूक्लियस होता है बेटा Ze, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है सर। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है kZe²/r², वो mv²/r के बराबर होता है, हाँ सर। और दूसरा पोस्टुलेट होता था mvr = nh/2π, हाँ सर। अगर मैं इन दोनों पोस्टुलेट का यूज करता हूं और रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेता हूं, तो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी आता था 2.18 × 10⁶ Z/n आता था। क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला आता था 0.529 × n²/z। अरे आया ही नहीं, आया क्या? एंगस्ट्रम में। अरे क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है? 0.529 × n²/z। क्या कहानी क्लियर है? हाँ सर। अब ये सारी कहानी आने के बाद यहाँ दो फॉर्मूलों से काम नहीं चलता। क्या क्या निकाला जाता है सर? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, टोटल एनर्जी पे भी चर्चा होती है, और उससे पहले और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? मैंने कहा टाइम पीरियड पूछ ले, एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, हाँ टाइम पीरियड पूछेगा सर। मैंने कहा हाँ। ओमेगा पूछेगा, हाँ। फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हाँ। एंगुलर मोमेंटम पूछ ले, हाँ। अरे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है भाई। इफेक्टिव करंट पूछ सकता है सर, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है सर,
सर इतनी सारी बातें, मैंने कहा क्या इतने फॉर्मूले याद रखेंगे? मैंने कहा बिल्कुल याद नहीं रखने। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इसके अंदर। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा आपको? सर 2.18 इंटू जेड बाई एन, सॉरी इंटू 10 का पावर कितना है बेटा? 6 है ना? अरे आजा भाई, इधर आजा, पेन आगे आ गया। कितना भाई? 10 की पावर 6 सर, इंटू क्या सर? जेड बाई एन, इंटू क्या सर? जेड बाई एन। ठीक है सर, और ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है सर, अब तो याद हो गया है सर हमें। और मैंने कहा रेडियस का फॉर्मूला भी बता दो, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड सर। अरे क्या बात है, अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा आओ, क्या चाहते हो सर? कोई हमसे कह दे कि एंगुलर मोमेंटम, चर्चा करते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम, अब बच्चा क्या करता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम को देखता है वो देखता है mvr। हाँ, अब वो गधा क्या करेगा? वो गधा क्या करता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। हाँ, v और r को, v और r को मल्टीप्लाई करता है। मैंने कहा मत करना। L बराबर क्या? NH अपॉन 2 पाई पढ़ा था। हाँ, तो L1 अपॉन L2 बराबर क्या? N1 अपॉन N2 नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई करने की कहाँ जरूरत आ रही है? रेशियो पूछा जाता है। सेकंड ऑर्बिटल और थर्ड ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? ले, मैंने कहा ये रहा भाई। अरे क्यों करना है इतना, क्यों करना है? डायरेक्ट याद रखना है। अरे हाँ कि ना? अकल लगानी है। क्या लगानी है भाई? अकल लगानी है। आओ आओ आओ, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सर, ये बात हो गई, एंगुलर मोमेंटम की भी बात हो गई। मैंने कहा हाँ, फिर क्या बात कर रहे थे सर आप? मैंने कहा मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोले भाई, टाइम पीरियड होता है सर 2 पाई r/v। अरे क्या होता है? 2 पाई r/v होता है सर। यानी कि सर हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल r अपॉन वेलोसिटी। हाँ सर, रेशियो पूछा जाता है बेटा, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी पे ही हम सारा खेल खेलने वाले हैं। अच्छा सर, आगे बढ़े फिर? मैंने कहा हाँ आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड का खेला खेलने तक हम बात करते हैं। सर लाओ ना, वैल्यू डालो आप फटाफट फटाफट। मैंने कहा देखो, t प्रोपोर्शनल r की वैल्यू तो n स्क्वायर बाई जेड है और नीचे जेड बाई एन है। ऊपर जाने दो। अरे कहाँ जाने दो? ऊपर। यानी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया सर n³ बाई जेड स्क्वायर के। अब एक बात बताओ, अगर आपको रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है तो क्या आपको इनको रट के जाने की जरूरत है? रट के जाएगा तो भी भूल जाएगा यार, इसलिए यही निकालना है जैसे मैं निकाल रहा हूं। ठीक है सर, टाइम पीरियड ये याद रखे, t1 अपॉन t2 बराबर क्या? n1 अपॉन n2 का क्यूब इंटू z2 अपॉन z1 का स्क्वायर। हाँ कि ना? अगर कोई हमसे कह दे कभी मिलोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। n1 अपॉन n2 का क्यूब इंटू z2 अपॉन z1 का स्क्वायर। आया ही नहीं यार? आया क्या सर? ऐसा करो ना। मैंने कहा बोलो सर, टाइम पीरियड आ गया आपको? मैंने कहा हाँ यार आ गया यार। फ्रीक्वेंसी निकाल दो सर। मैंने कहा ले, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दे यार। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर अपॉन n³ हो गया सर। अरे क्या बात है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर लो सर। ओमेगा बराबर 2πf, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर अपॉन n³। सर अब ऐसा करो सर। मैंने कहा बोलो ना सर, ऐसा करो सर। मैंने कहा क्या सर? आप ऐसा करो,
नहीं है। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट होता है। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो उसका नंबर 1 ज्यादा होता है, यानी कि n बराबर 2 होता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 3 होता है। अरे हाँ कि ना? अगर आपसे कोई कह दे कि आपको क्या याद होना चाहिए, मैंने कहा आपको टोटल एनर्जी आनी चाहिए। टोटल एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 होता है। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगली वाली की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर अगली वाली की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। और क्या क्या याद होना चाहिए सर? मैंने कहा ये डिफरेंस भी, ग्राउंड वाली और ऊपर वाली, ग्राउंड वाली और ऊपर वाली के बीच का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और इसका सर होना चाहिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होना चाहिए सर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना नहीं चाहिए, होता है। निकाल लो डिफरेंस यार, क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो। दूसरी और पहली वाली के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, तीसरी और पहली वाली के बीच में 12.1 का है। ये डिफरेंस याद रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जो ट्रांजिशन का एनर्जी वो 12.75 है, बताओ कहां से कहां ट्रांजिशन हुआ है? जैसे 12.75 की बात आई हमने डायरेक्ट बता दिया 4 से 1 में हुआ है। 12.1 है, कहां से हुआ है सर? कहां से हुआ है? अरे कहां से हुआ है? अरे सर 12.1 3 से 1 में हुआ है। अरे तुम्हें आया ही नहीं है, आया क्या? टोटल एनर्जी पता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। अरे हाँ कि ना? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पक्का 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 पक्का। बढ़ते हैं फिर आगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर? मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है क्या? अरे क्या हो जाती है? माइनस टाइम ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी सर। डबल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का सर, हाँ कि ना? तो सब कुछ निकाल सकते हो यार। इतनी सारी बात याद होने के बाद आपको क्या आना चाहिए? मैंने कहा और भी बहुत सारी बातें पूछ ली जाती है अगर मान लो ये इन्फिनिटी है। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए कहां तक ले जाए, इन्फिनिटी तक ले जाए, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं क्या हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, वो 13.6 होगी। हाँ, और अगर पोटेंशियल चाहिए तो 13.6 वोल्ट हो जाएगा। डिटेच करना है उसको बस। अब बात करते हैं भाई कि सर देखो, हाँ सर मैंने कहा ये N1 है और ये N2 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो? हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा तो सर एनर्जी लेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो सर एनर्जी देगा। हाँ, कितनी लेगा, कितनी देगा सर? मैंने कहा दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये जो एनर्जी होती है इसका जो फॉर्मूला है डिफरेंस का, ये है E बराबर तो सर hc/λ होता है ना? मैंने कहा हाँ, तो फिर बताओ ना क्या होता है? मैंने कहा सुने भाई ध्यान से, आप हमेशा एक चीज याद रखें कि दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, तो इसका एक फाइनल फॉर्मूला हम वेवलेंथ की फॉर्म में निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एक स्पेक्ट्रम बनाता है, और उस स्पेक्ट्रम की जो उस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला बेटा याद रखे 1/λ RZ², 1/NC का स्क्वायर माइनस 1/NB का स्क्वायर। ये NC क्या है? मैंने कहा NC छोटा है और NB बड़ा है। अरे क्या है? NC छोटा है, NB बड़ा है। भाई तुम्हें आया ही नहीं है क्या? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? अरे क्या बात है। R है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट है भाई, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो आप यहां से इस फॉर्मूले को जब यूज करते हो तो आप लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्री, ये बहुत सारी चीजें निकालते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। लाइमन कौन से रीजन में लाई करती है? बामर विजिबल रीजन में लाई करती है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, और उसके बाद वाली जितनी भी सीरीज बनती हैं वो सारी की सारी इंफ्रारेड में लाई करती हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी कहानियां हैं। फिर अब बढ़ते हैं आगे। सर ये सारी कहानी होने के बाद हम बात करते हैं किसकी? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। किसकी बात करते हैं भाई? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। ये क्या होती है सर? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है,
ये कोई सा भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस प्लस हो सकता है। इस हाइड्रोजन एटम पहले रेस्ट पे रखा हुआ था और इस हाइड्रोजन एटम से मान लो कि एक फोटोन निकला। क्या निकला? फोटोन निकला। क्या निकला? फोटोन निकला। कहां से कहां निकला? मैंने कहा मान लो कि फोटोन का ट्रांजिशन हुआ यहां से यहां तक सेकंड से 1 में, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन होगा। हाँ, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये पीछे की तरफ एक वेलोसिटी से जाता है, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। ये वही बात है कि बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक कहां जाती है सर? पीछे जाती है, ठाए ठाए, वही बातें हैं सर। मैंने कहा देखो अब ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है ये फ्रीक्वेंसी कहाँ बना दिए हो? मैंने कहा ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है ना बेटा, हाँ कि ना? अरे ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है सर 10.2 अपॉन mc। 10.2 अपॉन mc। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैंने कहा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा, mc तो mc है। m का मतलब मास ऑफ एटम है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। पर क्या हमेशा 10.2 थोड़ी आएगी एनर्जी? आएगी क्या? क्या हमेशा जब फोटोन बाहर निकलेगा तो उसका ट्रांजिशन 2 से 1 में ही हो रहा होगा क्या? नहीं, 3 से 1 में हो रहा होता तो सर 12 पॉइंट कितना आता? 3 से 1 में हो रहा होता तो सर 12.1 आता। 4 से 1 में हो रहा होता तो सर 12.75 आता। अरे आता कि नहीं आता? आता सर। तो फिर क्या याद रखे? मैंने कहा ये याद नहीं रखे, ये याद नहीं रखें तो जो याद रखे वो बता दो सर। मैंने कहा देखो जो याद रखें वो बताते हैं भाई, जो याद रखोगे वो बताएंगे। तो भाई देखो भाई, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन अपॉन मास ऑफ एटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आई है कि नहीं आई है? पक्का 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 सोच लो भाई, सोच लो। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम हो गया है सर। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम होने के बाद क्या कहानी होगी? मैंने कहा अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी कंप्लीट है बेटा। सर आप एटॉमिक कोलिजन की बात कर रहे थे, मैंने कहा एटॉमिक कोलिजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम फॉर्मूला बेस्ड बातें करने आए हैं यहाँ पर, उसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कमेंट करते हो तो आपको एटॉमिक कोलिजन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक वीडियो अलग से आ जाएगा यार। बात करते हैं अब न्यूक्लियर फिजिक्स की सर। अरे किसकी बात करते हैं सर? न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या आता है भाई? न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन आता है सर रेडियो एक्टिविटी से। कहां से? रेडियो एक्टिविटी से। तो क्यों ना सर पहले उसी की बातें कर ली जाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। तो आइए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी की सर। ओहो क्या बात है। रेडियो एक्टिविटी में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले आता है रदरफोर्ड सोडी लॉ। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी न्यूक्लियस क्या होता है समय के साथ सेल्फ डिके होता रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो टी टाइम पे कितने, अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट है तो कितने रह जाएंगे? एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 टी टाइम बोला है। एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 टी टाइम। हाँ सर। और ये एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8, सॉरी डार्लिंग, सॉरी, क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है सर। ऐसे क्या चमत्कार कर रहे हो? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। लैम्बडा डिके कांस्टेंट है सर, डिके कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुने क्या भाई, n अपॉन एन नॉट बराबर क्या? 1/2 की पावर n। n के बारे में हमने चर्चा कर ली है। एन नॉट इनिशियल है और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, हाफ लाइफ है, लाइफ लाइन नहीं है ये, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है सर। क्या है बेटा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। क्या है भाई ये? नंबर ऑफ हाफ लाइफ है सर। अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद ओहो
यार ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा स्लाइड कम पड़ गई यार, मुझे तो लगा उतनी सी स्लाइडों में काम हो जाना है। हम ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले और स्लाइड बनाते हैं पहले, है ना भाई? हाँ कि ना? इसको कीप किया, मैं डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं आपके लिए बेटा। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है। अभी तो बहुत सारा है सर। मैंने कहा चलिए 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 चलिए, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अपन। मैं बस स्लाइडें तो बना लूं यार तुम्हारे लिए। अरे हाँ कि ना? नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं यार। कितनी बन गई भाई? इतने में हो जाएगा सर? मैंने कहा नहीं होगा तो फिर बना लेंगे यार, ये तो अपने हाथ की बात है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो तब तक भाई, फटाफट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। अगर आपका प्यार बना रहा तो ये कहानी हम लिखते रहेंगे कि अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हें फिजिक्स के नगमे यूं ही सुनाता रहूं। अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हें फिजिक्स के नगमे यूं ही सुनाता रहूं। कहां बात कर रहे थे हम? रेडियो एक्टिविटी पे बेटा। किस पे? रेडियो एक्टिविटी पे। आइए बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहला फॉर्मूला n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी है सर। हाँ सर। ये सर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है 8t टाइम है सर। क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8t टाइम है। n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। लेमड़ा डिके कांस्टेंट है सर। और हमने ये भी जाना कि n अपॉन n नॉट बराबर 1/2 का पावर कितना है सर? n है। 1/2 की पावर कितनी है बेटा? n है। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मैंने क्या बोला था? हाफ लाइफ है, लव लाइफ नहीं है ना, ये लाइफ लाइन है। हाफ लाइफ है बेटा। क्या है? हाफ लाइफ। और सर जो टोटल लाइफ होती है, टोटल टाइम, वो n इंटू टी हाफ होता है। ये टोटल लाइफ है इसकी। क्या है बेटा? टोटल लाइफ। वैसे मैं कहूं ये तो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? 0.693 अपॉन लेमड़ा। हाँ। और सर जो मीन लाइफ होता है, ये तो हाफ लाइफ है भाई। ये कौन है? हाफ लाइफ है सर। और सर जो मीन लाइफ होता है, क्या होता है? मीन लाइफ, वो होता है टी हाफ बराबर 1/2। क्या होता है? 1/2। आप चाहो तो ये रिलेशन याद रख सकते हो सर, इनसे काम ही नहीं चलता। मैंने कहा अब देखो, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी टाइम है ना, तो कितने न्यूक्लियस टी टाइम में डिके हो गए ये भी पूछा जाता है। रेट ऑफ एक्टिविटी भी पूछा जाता है। एक्चुअली बेटा रेट ऑफ एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सर dN/dt। और dN/dt क्या था? लेमड़ा n था सर। क्या था? लेमड़ा n। अच्छा सर, डिके न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके इन टी टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके इन टी टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके एट टी टाइम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके एट टी टाइम कितना? n नॉट में से n घटा दो। n की वैल्यू कितनी थी टी टाइम पर? सर ये आ गया है n नॉट माइनस n नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी। तो डिके न्यूक्लियस आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमड़ा टी। इतने न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं किसमें? टी टाइम के अंदर। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? हाँ सर। अब देखो कुछ बातें जो आपको समझनी होगी यार। एक ट्रिक बनाई गई इसके लिए। क्या कि कभी कभी पूछा जाता है कि किसी रिएक्शन का को 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, बताओ 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके लिए सर क्या करेंगे? उसके लिए बेटा एक ट्रिक है। उसके लिए क्या है बेटा? एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उस ट्रिक को मैं आपको बताता हूं बेटा। यार वो ट्रिक क्या है तो सुने। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 न्यूक्लियस है,
कितने न्यूक्लियस है? 100 न्यूक्लियस है। 100 को 50 होने में कितना टाइम लगेगा सर? टी हाफ। या तो मैं बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है वो 50% रह गए, या प्रोडक्ट कितना हो गया? 50% बन गया। तो किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? एक टी हाफ लगा। फिर 50 से अगर 25 रह गए तो 2 टी हाफ, अगला फिर टी हाफ। हाँ, तो सर एक बात बताओ, 25 रह जाए या 75% प्रोडक्ट बन जाए, 75% कंप्लीट होने में कितना? 2 टी हाफ लगा सर। फिर 25 से सर 12.5 हो जाए तो सर ये टी हाफ और हो गया। तो सर 75 में क्या करो, ये ऐड कर दो, तो 87.5% कंप्लीट होने में 3 टी हाफ। हाँ सर। फिर ये 6.25 हो जाए सर, तो एक टी हाफ और लगा। ध्यान से सुनना, क्या 65 कितना हो गया? ये 12.5 हो गया ना बेटा? हाँ, तो 87.5 में अगर ये जोड़ो तो 93.75 को कंप्लीट होने में 4 टी हाफ लगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लो बेटा, क्या करके देख लो? कैलकुलेट। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और एक 99.99% कंप्लीट होने में कितना टाइम। तो ये तो होता है बेटा 10 टी हाफ, ये होता है 20/3 टी हाफ, और ये होता है 10/3 टी हाफ। पहले एक बार इसको देखो मैंने क्या लिखा है। ये पूरी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए जैसे मुझे आती है। एक बार देख लो, आराम से देख लो। क्या करो? आराम से देख लो। देख लिया है सबने? पक्का? अब सुने, मेरे कहने का क्या मतलब है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन अपन को करनी होती है। अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आपको कैलकुलेशन से बचाया जाएगा। 50% कंप्लीट होने का मतलब है कि अगर 50% प्रोडक्ट बन गया या 50% रह गया तो एक टी हाफ लेगा। 75% प्रोडक्ट बना तो 2 टी हाफ लेगा। 87.5% टी हाफ बना तो 3 टी हाफ लेगा। और अगर 93.75% बना तो 4 टी हाफ लेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाता है। 90% कंप्लीट होने में 10/3 टी हाफ लगता है, 99% कंप्लीट होने में 20/3 टी हाफ लगता है, और 99.9999% कंप्लीट होने में 10 टी हाफ लगता है। 100% कंप्लीट होने में अनंत समय लगता है, इन्फिनिटी टाइम। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है? 10 मिनट लेता है। तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा? ओरल जवाब दे सकते हो बेटा। 10/3 टी हाफ कितना हो गया? 10 मिनट। तो 10 से 10 कट गया तो टी हाफ आ गया इसका 3 मिनट। तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा? तो इतना टाइम लेगा भाई। कितना टाइम लेगा? इतना। तो 20 मिनट आ गया आंसर। नहीं आया? अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? पक्का कर लोगे डायरेक्ट इससे? तो ये भी कंप्लीट होता है अपना रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर। किसका? न्यूक्लियस का। एक बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक। फिर आता है बेटा क्या न्यूक्लियस के अंदर, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अब आ जाते हैं अपन। न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से स्टार्ट करते हैं अपन। न्यूक्लियस में सबसे पहले बात होती है किसकी? मैंने कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस की। साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला, साइज ऑफ न्यूक्लियस में आता है सर रेडियस। आर बराबर सर r0 a की पावर 1/3 होता है। बेटा यहां से आपसे रेशियो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, r1/r2 बराबर a1/a2 की पावर 1/3 का। क्या आपको ये कहानी भी क्लियर है? बोलो भाई, बढ़े आगे। फिर अपन साइज ऑफ न्यूक्लियस के बाद एटॉमिक मास यूनिट की बात की जाती है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU बराबर कितना बेटा? अरे बोलेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। हाँ सर। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा M।
कोई भी अब मास दे रखा हो, 1 mu का निकाल लो, mu के लिए कितना, m से मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, हाँ कि ना, हाँ सर। बाइंडिंग एनर्जी के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप बता सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्या स्टेबिलिटी के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की चर्चा जब होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती हैं। आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं क्या? अरे बोले भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आपका प्यार कमेंट में दिखना चाहिए भाई, जान लगा देंगे तुम्हारे लिए यार। अब बात करते हैं आगे सर, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो गई। इसमें एक और शानदार टॉपिक होता है सर, मैंने कहा हाँ, अल्फा बीटा और गामा डीके वाला। अल्फा डीके की बात कर लेते हैं बेटा। अल्फा डीके की जब बात करते हैं तो सुन लीजिए ध्यान से, जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा डीके होता है तो एक Y बनता है डोटर न्यूक्लियस, Z-2 A-4। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर कितने, 4 से कम हो जाता है, प्लस कितना 2He4 प्लस एक गामा फोटोन भी निकलता है। सर यहाँ पे बात होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की, तो वो A-4/A इंटू बाइंडिंग एनर्जी, जिसको Q वैल्यू बोलते हैं एनर्जी की। ये Q वैल्यू होती है बेटा डेल्टा M इंटू C²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y की बात कर ले सर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y होता है 4/A इंटू क्या, Q। हाँ सर, पर कभी कभी ये पूछा जाता है कि देखिए दो फॉर्मूले यहाँ पे आपको अप्लाई करने होते हैं, अल्फा और वाई का फॉर्मूला, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का, अल्फा डीके के अंदर। अल्फा क्या होता है सर, मैंने कहा 2He4 हीलियम न्यूक्लियस होता है, +2 चार्ज होता है, इसको अल्फा बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा बोलते हैं यार, टेंशन में क्यों आ रहे हो सर? जब गामा फोटोन आता है, क्या आता है बेटा सर, जब गामा फोटोन आता है, जब गामा फोटोन निकलता है, एक मेटा स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और गामा फोटोन निकलता है। अगर क्वेश्चन में गामा फोटोन दिया हुआ है, मान लो कि उन्होंने कहा है कि गामा फोटोन इतनी वेवलेंथ का निकलता है, तो उस गामा फोटोन की एनर्जी निकालने के बाद फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ऐसे लिखना होगा, क्या, A-4/A इंटू क्या, Q- गामा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y क्या हो जाएगा, 4/A Q- गामा। अरे भाई अगर गामा फोटोन नहीं निकलेगा तो सारी की सारी वैल्यू टोटल एनर्जी क्या रहेगी, Q रहेगी। पर अगर गामा फोटोन निकल गया तो उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी कम हो जाएगी, इतनी एनर्जी कम हो जाएगी। जेईई एडवांस के अंदर भी इन फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, हाँ कि ना। हाँ सर, बीटा प्लस क्या होता है बेटा, बीटा प्लस होता है सर जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज होता है सर +E के बराबर, ये बीटा प्लस पार्टिकल होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर से सर पॉजिटिव चार्ज का बाहर निकलना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियस के अंदर से अगर पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो सर प्रोटॉन में से जब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रॉन, नहीं आया, प्लस बीटा प्लस, और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है, एक एनर्जी फोटोन है, न्यूट्रिनो निकलता है। यानी कि अगर कोई X है, इसमें से क्या ZA, हाँ कि ना, तो Y बनेगा तो Z-1, प्रोटॉन में कमी Z-1, मास नंबर में कोई कमी होगी नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये A ही रहेगा, प्लस बीटा प्लस और ये न्यूट्रिनो। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस सारी की सारी Q वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी कौन लेकर चला जाता है, बीटा प्लस, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि बीटा माइनस की कहानी, क्या लिखने वाले हो सर आप? मैंने कहा बीटा माइनस की कहानी आप ध्यान से देखिए, इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज -E के बराबर है। अब आप कोई मेरे से कह दो कि यार न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, मैंने कहा होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, पर टोटल चार्ज 0 होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन से अगर नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, यानी कि न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस क्या, बीटा माइनस, और एक एनर्जी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। यानी कि रिएक्शन की अगर कोई बात कर ले तो ये XZA है,
प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो Z+1 आ जाएगा ये A, और ये प्लस का कितना हमारा बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा, बीटा माइनस ले जाएगा। तो ये अल्फा बीटा गामा डीके भी हो गया आपका। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई एक्स न्यूक्लियस है, उसमें से वाई बन गया फिर जेड बन गया, बताओ कितने अल्फा कितना बीटा और कितने गामा निकले। तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये कहानी पूरी की पूरी आपके सामने है। अब बात करते हैं सर, दोनों चैप्टर हो गए, अब बात होगी लास्ट में कौन से वाले चैप्टर की बेटा, अब बात होगी सर सेमीकंडक्टर की, जो बेहतरीन चैप्टर है और जबरदस्त है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है सर। तो सबसे पहले सर आप बताएं हमें कि क्या बताओगे। मैंने कहा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, और अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो यार, फटाफट शेयर कर दो, फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। शेयर कर दो फटाफट से सबको, और दबा के लाइक और प्यार बरसाते रहो, कमेंट करते रहो यार। चलिए कर दिया है सबने शेयर लाइक। अब बात करते हैं सर सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले लॉजिक गेट की बात होगी सर। लॉजिक गेट क्या होते हैं? मैंने कहा गेट का काम क्या होता है, या तो आने देगा या नहीं आने देगा सर। गेट का यही काम है सर, या तो आने देगा या नहीं आने देगा। हाँ, पर ये सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के गेट हैं सर, इनका अपना लॉजिक होता है सर। भाई हमारा जो गेट होता है वो क्या होता है, या तो आने देगा या नहीं आने देगा सर। पर ये गेट अलग है सर, इनका खुद का लॉजिक है। मान लो एक पब वाले ने लॉजिक दिया हुआ है, जो गार्ड खड़ा है बाहर, उसको लड़का और लड़की आएगा, बालक और कन्या आएगी तो आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा, अकेले को नहीं आने देना है, उसका लॉजिक है भाई। तो हमें सबसे पहले दिखता कैसा है, गेट की शक्ल याद होनी चाहिए, सिंबल कैसा होता है, लॉजिक क्या है, और ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए, बाकी सब आएगा फिर। तो सर बात करते हैं क्या, मैंने कहा बात ही करते हैं, और क्या करते हैं। एक तो होता है एंड गेट, नाम से ही पहचान लोगे आप, एंड गेट, और गेट और एक नोट गेट। तीन मेन गेट है ये, एंड और नोट। एंड कैसा दिखता है, एंड को पढ़ना स्टार्ट करो। एंड मतलब डी आ रहा है पीछे, तो ये बनता है इसका सिंबल डी के जैसा। एंड मतलब डी, दो इनपुट है एक आउटपुट है। हाँ सर, एक इनपुट ए और ये बी और आउटपुट वाई। तो जो इसका लॉजिक है, यहां लॉजिक लिखेंगे, ये सिंबल है, लॉजिक है सर इसका y बराबर ए, एंड मतलब डी, डी का मतलब डॉट, ए डॉट बी, मल्टीप्लाई करके देता है सर। ये क्या देता है, मल्टीप्लाई। एंड मतलब डी, डी मतलब डॉट, एंड मतलब डी, डी मतलब सिंबल और डी मतलब डॉट, सिंपल खत्म। और कैसा दिखता है सर, और तो मैंने कहा चांद के जैसा, चांद छुपा है बादल में, वैसा ही है ये, चांद के जैसा बना दे। और ये ए है, ये बी है, ये वाई है, तो वाई बराबर कितना सर मैंने कहा ये जोड़ के देता है। क्या देता है, जोड़ के। नोट का मतलब है कि ये उल्टा करके देता है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ उल्टा करके देता है ये। वाई बराबर ए बार, ए बार, जीरो को वन बना देगा, वन को जीरो, क्योंकि जीरो और वन को ही रीड करती है हमारी मशीन। तो सर ट्रुथ टेबल भी यही बना दो ना आप। मैंने कहा लो, तुमने कहा हमने बना दी। ये ए है, बी है सर, y बराबर ए डॉट बी, साथ साथ बनाते रहना। जीलो जीलो वन वन, जीलो वन जीलो वन सर, जीलो डॉट जीलो, जीलो जीलो वन। अरे जीरो से जीरो को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बच्चा, जीरो ही आएगा सर। अरे क्या आएगा, जीरो ही आएगा सर। क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा सर। अच्छा आगे बनाओ भाई, आगे बनाओ, आगे बनाओ। सर देखो, ए है, बी है, हम हैं, तुम हैं और सब है। अरे वाह वाह, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन सर, जीरो वन वन वन। अरे वन प्लस वन भी वन होता है, समझा देना। अगर कोई कहे दे तुमसे कि वन प्लस वन कितना होता है, टू, मेरा नाम ले लेना, सर ने बताया वन प्लस वन वन भी होता है। मेरा नाम लेके क्या बोलेगा, अरे सर वन प्लस वन भी वन होता है सर, ये ए है, ये ए बार हो जाएगा वाई। हाँ तो जीरो वन, उल्टा करेगा तो वन जीरो। आया है क्या, तीन गेट आपको समझ आ गए हैं। अब आपको अगर कोई भी डर लग रहा हो कैसा भी, तो बोले भाई डर लग रहा है तुम्हें, और लगेगा क्या डर अब तुम्हें,
कभी नहीं लगना चाहिए, डर कभी नहीं लगना चाहिए। और कौन से गेट बचे सर? मैंने कहा एक और है, नेंड है, नोर है। नेंड है और नोर गेट है, दोनों को यही बनाऊंगा। इनको बेटा यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नेंड किससे मिलकर बना है सर? एंड प्लस नोट से, ऐसे लिखा करो, कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगी। एंड मतलब डी है सर, आगे बबल लगा दो सर, बस ये बन गया नोट गेट। मैंने कहा खोलेगा कौन सर? हम खोलेंगे। मैंने कहा खोल दो फिर, ये लो सर, ये लो, ये लो, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, तो ये वाई बार, वाई डेस आ जाएगा सर। तो ट्रूथ टेबल भी बना दो सर। मैंने कहा ये लो, ये वाई डेस आ गया। अरे चलेंगे भाई, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो सर देखो ना, ए डॉट भी देगा ना, 0 0 0 1, उल्टा कर दो 1 1 1 0। आया ही नहीं है, आधे कोमा में है सर, पक्का? सोच लो, समझ लो, या मैं ही सीख रहा हूं? अरे तुम्हें समझ आ रहा है पक्का ना? लॉजिक गेट से डर लगेगा? अब लगना ही नहीं चाहिए। नोर सर, और सर प्लस का सर नोट है। अरे लाइक ठोकोगे दबा के? पक्का? चांद बना दूं फिर? चांद बना दो सर, आजा तुझे ले चलूं मैं तारों के शहर में, चांद भी बना देंगे फिर। सर खोल दो इसको। मैंने कहा इसी को खोलेंगे, चिंता मत करो तुम कोई। देखो 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 देखो, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ये वाई डेस है। टेबल बना दूं? बना दो सर। ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी का बार। अरे मैंने तो लॉजिक भी लिख दिया यार। जीलो जीलो 1 1 जीलो 1 जीलो 1 जीलो 1 1 1 1 जीलो जीलो जीलो, जीले बेटा जिंदगी। आया ही नहीं है। अरे क्या तुम मेरी बात समझ में आई है? लॉजिक गेट कंप्लीट हो गया है सर। एक और है, ट्रांजिस्टर बड़ा दुख देता है। मैंने कहा बेबी को बेस पसंद है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बेबी को बेस पसंद है, याद रखे, गाना याद है ना वो, बेबी को बेस पसंद है। हाँ, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बेटा, एक तो होता है कॉमन बेस, हाँ, एक होता है कॉमन इमीटर, हाँ, और एक होता है कॉमन कलेक्टर, सीसी। 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई? हाँ सर, सीसी। अब क्या है, आपको अगर ये याद रखोगे ना, बेबी को बेस पसंद है। हाँ, अभी इसका ट्रिक क्या बोला आपने? मैंने कहा इनपुट को बेस पसंद है और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को क्या है? कलेक्टर पसंद है। हाँ, तो देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर है, इनपुट में तो बेस आएगा ही आएगा, हाँ, और आउटपुट में क्या आएगा? मैंने कहा आउटपुट में कलेक्टर आएगा। ठीक है, ये भी बना दो भाई। इनपुट में बेस तो आएगा ही आएगा सर, आउटपुट में कलेक्टर आएगा। हाँ, और ये भी बना दो सर। ये ट्रांजिस्टर का ब्लॉक है। मैंने कहा हाँ, बेस और कलेक्टर तो दोनों बनेंगे। इनपुट को क्या पसंद है? बेस, और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है सर। इनपुट को बेस पसंद है और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। अब बेस कॉमन है भाई, बेस क्या है? कॉमन है, तो दोनों तरफ बेस तो आना ही चाहिए। इधर बेस आ गया तो इधर बेस आएगा ही आएगा सर। तो क्या बचा इधर? इमीटर बचा सर। नहीं आया? आया? इसमें क्या है? इमीटर क्या है? कॉमन है, तो इधर भी इमीटर आएगा और इधर भी क्या आएगा? इमीटर आएगा। कॉमन इमीटर है ना, ये कॉमन बेस है, ये कॉमन कलेक्टर है सर। तो कलेक्टर इधर कर दो और बाकी बचा कौन? इमीटर इधर आ जाएगा। बनाना आया? इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है सर। अब अल्फा होता है जिसको बोलते हैं करंट गेन। सिर्फ कॉमन को छोड़ दो, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट करंट आईसी हो गया, इनपुट करंट आई हो गया। इसमें बीटा होता है करंट गेन। ये करंट गेन की बातें हैं बेटा, फॉर्मूला भूल जाएगा नहीं तो। करंट गेन है ये। हाँ सर, करंट गेन क्या होता है सर? मैंने कहा आउटपुट करंट। अब जो कॉमन है उसको छोड़ दे, आईसी अपॉन आईबी हो गया सर, और ये होता है गामा। सर इसमें कॉमन को छोड़ दो, आई ई अपॉन आई बी हो गया। तो फिर आउटपुट तो इधर है ना, ये आउटपुट है और ये इनपुट है भाई। आया कि नहीं आया? आ गया सर। मैंने कहा वोल्टेज गेन भी कर दे बेटा। वोल्टेज गेन क्या करेगा? वोल्टेज गेन को एवी से लिखते हैं सर। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होता है, तो आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी कि मैं आईसी अपॉन आई इंटू आर नोट अपॉन आर आई। ऐसे ही मैं इसमें लिख सकता हूं आईसी आर नोट अपॉन आई बी आर आई। हाँ,
और इसमें लिख सकता हूं सर आई ई अपॉन आई बी आर नॉट अपॉन आर आई, आया ही नहीं है। तो ये आपके वोल्टेज गेन के फॉर्मूले हो गए तीनों कॉन्फ़िगरेशन में। पावर गेन का मैंने कहा करंट गेन और वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर दे, पावर गेन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर पावर गेन आ जाएगा, आया। और एक और इक्वेशन होती है किसकी, करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बेटा, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है। क्या, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। अब आप मान के चलिए ये इक्वेशन और जो करंट गेन है ना अल्फा बीटा गामा, यहां से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने क्वेश्चन पूछे कि फॉर्मूला बेस से सारे, आज के बाद भूल जाए तो फिर गेना भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, भूलेगा क्या, नहीं भूलेंगे। अब फिर क्या बात होगी सर, मैंने कहा यही कहानी है, और क्या बात होगी। सेमीकंडक्टर से डर लगता था, लॉजिक गेट टिप्स पे है सर, ट्रांजिस्टर टिप्स पे है सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है सर। सर डायोड बचा है सर, मैंने कहा डायोड में क्या पढ़ाऊं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब डायोड में अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, डायोड में अगर तुमसे ये कोई क्वेश्चन पूछ ले यार, कौन सा वाला, ये वाला, कि बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, ये 2 वोल्ट है, ये आइडियल डायोड है, हाँ, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट क्या होगा, तो क्या बता नहीं पाओगे तुम, बिल्कुल बता पाएंगे सर। अरे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, अरे सर बिल्कुल बता पाएंगे सर, क्यों नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा इसको शॉर्ट कर दो, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो P पॉजिटिव फॉरवर्ड है, हाँ कि ना, और P अगर नेगेटिव में है तो रिवर्स बायस है, P हायर पोटेंशियल में है तो फॉरवर्ड बायस है, P लोअर पोटेंशियल है तो रिवर्स बायस है सर। अरे हाँ कि ना, सिंपल सी कहानियां हैं यार, डरना नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये सारे फॉर्मूले करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए दबा के, क्या करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए रैंकर जेई पर चल रहा है सुपर 5 मॉक टेस्ट सीरीज, सुपर 5 मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जेई मेन ओरिएंटेड है और जून अटेम्प्ट के लिए है ये। अगली बात में अगर आपसे कहूं कि सुपर 5 मॉक टेस्ट के बारे में मैं बात कर लूं, क्या क्या कहानी है इसकी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा रैंकर्स लाइव लर्निंग ऐप। टाइमिंग है इसका 9 to 12 PM, फ्री है ये सारा का सारा। मॉक टेस्ट लाइव डिस्कशन होता है 3 to 7 PM और कंप्लीट सिलेबस आना है, शेड्यूल देख लीजिए यहाँ पर, एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। कंप्लीट 11th और 12th जेई मेन 2022, कंप्लीट 11th और 12th जेई मेन 2022, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये। कंप्लीट 11th और 12th जेई मेन 2022, यानी कि यही जेई मेन 2022 के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं महा मैराथन। पिछली बार की तरह इस बार फिर लेकर आ रहे हैं महा मैराथन। 16 जून से स्टार्ट होने वाली है 10 AM पर और 17 जून को भी 10 AM पे, मतलब 10 बजे से स्टार्ट होगी मॉर्निंग के टाइम पर। और ये महा मैराथन किसके लिए है, जून अटेम्प्ट के लिए है। अगर और कितने दिनों के लिए है, अगर क्या कितने दिनों के लिए है, 4 डेज के लिए आपके लिए महा मैराथन लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट 11-12 का सिलेबस आपको करवाया जाना है। तो यार वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई, वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिलेगा। जे एडवांस 2022 के लिए हमारा जेई ओरिएंटेड एडवांस बैच चल रहा है पूरा का पूरा। क्या नाम है भाई उसका, विजय बैच, मोस्ट रेटेड जेई एडवांस कोर्स है विथ न्यू RSM। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। और फाइनली इसी के साथ आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। अब मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तो प्यार बरसाते रहना यार, वीडियो को लाइक करते रहना। मैं आपका अपना VN सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।